क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत पर और टैरिफ लगाने वाले हैं या यूं कहें लगवाने वाले हैं यूरोप के जरिए? उस यूरोप के जरिए जो खुद भी ट्रंप से परेशान है, लेकिन रूस के मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़ा नजर आना उसकी मजबूरी हो जाती है। वो यूरोप जो खुद भी नए साथियों की तलाश में है और इस राह में एक बड़ा मकाम है भारत। आज के शो में इस दुविधा पर विस्तार से बात करेंगे। ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए भारत और यूरोपियन यूनियन की बातचीत स्टेप अप हो चुकी है। अगले 6 महीनों का प्लान बन गया है। एक दूसरे से मेल मिलाप और आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। बैठकर सुख दुख की बातें हो रही, लेकिन कुछ पेच भी हैं और शातिर चालें भी। क्या भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सब कुछ सही तरीके से हो जाएगा, और अगर हुआ तो इससे किसको कितना फायदा होगा? विस्तार से इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। गणेश प्रतिमा के विसर्जन में कहां बवाल हुआ? SIR, बिहार और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच आधार पर कौन सा आदेश और सफाई आई? और अगले उपराष्ट्रपति के चुने जाने के ठीक पहले पार्टियां कैसा जोर मार रही हैं और दो पार्टियां क्यों अलग राह चल रही हैं, ये भी जानेंगे आज के शो में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. शो में बड़ी खबर पर चलने से पहले एक तस्वीर पर बात करते हैं जिसे सोशल मीडिया की गलियों पर खूब बवाल कटा है। तस्वीर है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके पति मनीष गुप्ता की। विवाद हुआ क्योंकि जिस बैठक से तस्वीर आई वो एक आधिकारिक बैठक थी। इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीट शालीमार बाग में हो रहे कामकाज की समीक्षा की जा रही थी। बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। ऐसे में सवाल उठे कि मुख्यमंत्री के पति वहां किस हैसियत से बैठे हैं। कुछ पुरानी तस्वीरें भी निकाली गई जब सीएम के पति नगर निगम की बैठक में भी मौजूद थे। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि ये तो असंवैधानिक है। क्या ये फुलेरा की ग्राम पंचायत है जहां प्रधान तो मंजू देवी हैं, लेकिन कामकाज उनके पति ब्रजभूषण दुबे देखते हैं? बीजेपी के IT सेल मुखिया अमित मालवीय का इस पर जवाब आया कि रेखा गुप्ता अपनी विधानसभा का रिव्यू कर रही थी जो उनके पति मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्व सीएम शीला दीक्षित की विधानसभा उनकी बहन देखती थी और केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी यही काम कर रही थी। लेकिन बीजेपी की ये दलील कमजोर नजर आती है। रेखा गुप्ता उस पार्टी से आती हैं जिसने संसद में महिला आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया, संविधान संशोधन करके कानून भी बनाया, और ये करना भी चाहिए। जब रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी इसकी सराहना हुई कि पार्टी ने एक महिला को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया। पहली बात। दूसरी बात, यदि पहले नेता अपने परिजनों को बिना कोई आधिकारिक जिम्मेदारी दिए उनसे अधिकारियों के साथ संयोजन करते थे या हुक्म चलवाते थे तो वो गलत था, और उनके गलत से मौजूदा मुख्यमंत्री का काम सही नहीं हो जाता। हम सब जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। टोकनिज्म कुछ ज्यादा है। प्रधान पति जैसे शब्द बातचीत में आम है। ऐसे में यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री के पद पर एक महिला को बिठाया गया तो वो क्यों या उनके द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए गए प्रतिनिधि ये काम नहीं करते हैं। और रेखा गुप्ता और उनके पति मनीष गुप्ता की तस्वीर को भी इसी लेंस से देखा जा रहा है। जब रेखा चुनी हुई प्रतिनिधि हैं तो पति सरकारी मीटिंग में अधिकारियों के बीच क्यों हैं, इसको लेकर स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। मनीष गुप्ता कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम करते हैं, साथ ही तांबे से जुड़ा बिजनेस भी करते हैं। ऐसे में आधिकारिक मीटिंग में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। बात गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट की भी हो रही है। ये तस्वीर दोनों को चोट पहुंचाती है और हम उम्मीद करते हैं कि सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, टोकनिज्म से बरी रहेगा। अब बड़ी खबर की बारी। बहार बा, हर तरफ बहार बा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और भारत को और करीब ला दिया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने के प्रयास दोनों तरफ से बढ़ा दिए गए हैं। अगले 5 महीने के भीतर 10 बड़ी बैठकों का प्लान तैयार किया गया है। डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक हर पहलू पर विस्तार से बात होनी है और तय माना जा रहा है कि ऐसी डील फाइनल होकर रहेगी जिसकी जरूरत दोनों को है। इस बीच अमेरिका की तरफ से भी पासे फेंके गए ताकि दरार पैदा की जा सके। जेलेंस्की का बयान भी आया, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। और पहले यूरोपियन संघ के साथ डील जरूरी क्यों है, इस सवाल का जवाब। अगर अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है तो यूरोपियन यूनियन भी कुछ कम नहीं। इन पॉइंटर्स पर नजर डालिए। EU कुल 27 देशों का संगठन है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नेदरलैंड जैसे विकसित राष्ट्र इसमें शामिल हैं। पहले ब्रिटेन भी इसका हिस्सा हुआ करता था, फिर ब्रेक्जिट हो गया। ये 27 देश आपस में फ्री ट्रेड करते हैं, यानी वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का फ्री मूवमेंट होता है। 20 देश यूरो को कॉमन करेंसी के तौर पर भी यूज करते हैं।
दुनिया के कुल इकोनॉमिक आउटपुट का 16% हिस्सा ईयू से आता है। अगर ईयू को पूरा एक देश मान लिया जाए तो इसकी जनसंख्या 45 करोड़ के करीब बैठेगी। कुल 20 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है। परचेजिंग पावर के मामले में दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है। दुनिया के महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर ईयू नेता अपनी राय रखते हैं तो बात सुनी जाती है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ के बाद से ही कहा जा रहा है कि भारत को अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करना होगा, इसलिए पिक्चर में ईयू आया। यानी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के भरोसे हम नहीं रह सकते, वैकल्पिक बाजारों की तलाश है। इसमें दक्षिणी अमेरिका, खाड़ी देशों और यूरोप का नाम प्रमुखता से लिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सामान के लिए यूरोप का बाजार खुलना वक्त की जरूरत है। दूसरी तरफ ईयू ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा, चाहे बात काम धंधे की हो या फिर सैन्य अभियानों की। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से हालात उधर भी बिगड़े हैं। ईयू पर भी ट्रंप का टैरिफ चाबुक चलाया गया है। क्लाइमेट चेंज और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर भी बात फंसती नजर आई। ऐसे में ईयू को भी नए सहयोगियों की जरूरत है। तो जब जरूरतें साझा हों तो प्रयास भी अपने आप साझा हो जाते हैं। परेशान हो तुम भी, परेशान हूं मैं भी, चलो मैं कदे में वही बात होगी। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा के बीच 4 सितंबर को फोन पर बात हुई। ये तय हुआ कि एफटीए को तय समय से पहले ही निपटा लिया जाए। 4 सितंबर को बात हुई और वीकेंड पर बन गया मसौदा। रपटों के मुताबिक ईयू के प्रतिनिधि इसी हफ्ते भारत आएंगे। 17 सितंबर को यूरोपीय संघ एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा पेश करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि भारत को क्या ऑफर किया जा सकता है, और इसी हफ्ते से उन 10 बैठकों का दौर भी शुरू होगा जो अगले 5-6 महीनों में होनी है। एक नज़र इन बैठकों पर डालते हैं प्रस्तावित, जिसकी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस में छपी शुभजीत रॉय की रिपोर्ट से मिलती है। ईयू के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविच और एग्रीकल्चर कमिश्नर क्रिस्टोफ इस हफ्ते अपने भारतीय समकक्षों पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ईयू की पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कमेटी भी अपने समकक्षों के साथ बैठक करेगी। इसी हफ्ते ब्रसेल्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होगी। मुद्दा काउंटर टेररिज्म। अक्टूबर की शुरुआत में एफटीए डील का अगला राउंड शुरू होगा। फिर इसके आखिर में यूरोपीय संसद की एक स्थायी समिति भारत आएगी। नवंबर के मध्य में इंडो पैसिफिक फोरम की बैठक हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स जाएंगे। दिसंबर के आखिर में ईयू के बड़े अधिकारी भारत आएंगे। आखिरी सौदेबाजी पर मुहर लगाई जाएगी। वैसे जयशंकर का जिक्र हुआ तो जान लें कि हर सितंबर में साल के जब यूनाइटेड नेशंस की न्यूयॉर्क में बैठक होती है, वो इस बार भी हो रही है। और इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। ईयू की डील पर वापस आते हैं। सब कुछ सही चलता है तो अगले साल की शुरुआत में ये डील पूरी हो जाएगी और गणतंत्र दिवस के मौके पर ईयू नेताओं को चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मतभेद 27 पॉइंटर पर है, जिनमें 11 पर बात बन चुकी है। मसलन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, सस्टेनेबल फूड सिस्टम, सब्सिडी, डिजिटल ट्रेड एंड फ्रॉड प्रैक्टिसेस इत्यादि। मतभेद का एक बड़ा पॉइंट है CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन की एक नीति है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लाई गई है। वो प्रोडक्ट्स जो अच्छी खासी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस करते हैं उनके ऊपर यूरोपीय संघ अतिरिक्त टैक्स लगाता है। नतीजा, ये सामान महंगे हो जाते हैं। यूरोपीय संघ पहले ही कह चुका है कि इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि अमेरिका के साथ हुई डील में ईयू ने इसको तिलांजलि दे दी थी। वहीं एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर भारत को CBAM से छूट नहीं मिलती तो MSMEs पर 10 से 15 लाख का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। एक तर्क और भी है। भारत कह चुका है कि डील में डेयरी और एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं होगी। अमेरिका से भी गरारी अटकने में इन दो सेक्टर्स का बड़ा हाथ था। हालांकि ईयू को उम्मीद है कि कुछ दरवाजे खुलेंगे। एक्सपर्ट से विस्तार से समझते हैं। इस वक्त हम अर्थनीति छोड़कर अगर हम सीधा मोटे तरीके से बोले तो ट्रंप साहब बकासुर का रोल धारण किए हुए हैं। जहां पर भी उनको जो चीज हड़प ले सकते हैं वो हड़पने के मूड में हड़पने के लिए तैयार है। इसलिए उनको सामना करने के लिए हर देश को, जैसे पांडव में हमने सुना था कि शक्ति अर्जन करना है, तो इसी तरह से भारत को, ईयू को अपना शक्ति समेटना है, अपने आप को बलवान करना है। ये हुई है बात। तो ये जो डिस्कशंस अभी ईयू और इंडिया के बीच में 10 बैठकों का एक के बाद एक शीर्ष क्रम चलेगा, ये इसीलिए है कि अपने सारे जो वीकनेसेस हैं, जिस सारे जो कमियां हैं, उन सबको हटाकर अपना दोनों का म्यूचुअल शक्ति बड़ा करें ताकि वो इस बकासुर का सामना कर सके। आज बेसिकली अर्थव्यवस्था का हालत कुछ इसी तरह से देखना ही सही है। इसमें कोई आर्थिक मोल भाव तोल भाव नहीं है। ये एक शक्ति का एक प्रयोग का एक जगह बन गया है और जिसमें यही रास्ता अपनाना सही है।
कुल मिलाकर जरूरत दोनों तरफ है। इस बीच अमेरिका ने एक और चाल चली, यूरोपीय संघ को भारत के खिलाफ खड़ा करने की। आपको मालूम है 5 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया, लिखा कि अमेरिका ने भारत और रूस को चालबाज चीन के हाथों खो दिया। अगले दिन एक और पोस्ट आया, कहा भारत और अमेरिका के रिश्ते स्पेशल बने हैं और मोदी के साथ उनकी दोस्ती भी स्ट्रांग बनी है। ट्रंप के पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया, लिखा कि वो भी सम्मान का भाव रखते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी दोस्त जैसे शब्द के प्रयोग से बचे, जिसका इस्तेमाल वो ट्रंप के लिए पहले करते रहे थे। तमाम कड़वाहटों के बीच जब ये पोस्टबाजी हुई तो लगा कि चीज़ें शायद ठीक हो रही हैं। हालांकि अगले दिन यानी 7 सितंबर को ट्रंप के सहयोगियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया और खुद ट्रंप भी इस कड़ी में शामिल हुए। कहा टैरिफ के फेज 2 पर विचार किया जा रहा है, रूस से व्यापार करने वालों पर। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया, बोले अगर ईयू भी रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ अतिरिक्त पाबंदी लगाता है तो रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। इसी तरह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड ल्यूटनिक का बयान भी आया, बोले अगले महीने या 2 महीने में भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा और ट्रंप के साथ डील करेगा। भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाले 2 बयान और आए। पहला 5 सितंबर को यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा का, जिनसे एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। कोस्टा ने कहा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। दूसरा बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का। ज़ेलेंस्की बोले रूस के साथ डील कर रहे देशों पर टैरिफ लगाना एक सही विचार है। अब कोस्टा और ज़ेलेंस्की के बयानों को खास संदर्भों में देखा जा रहा है। यूरोपियन संघ के नेता पहले भी रूस से तेल खरीदारी के लिए भारत की आलोचना कर चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने नयारा एनर्जी पर बैन भी लगाया है, जो रूस से अच्छा खासा तेल आयात कर रही थी। ऐसे में क्या ईयू के साथ भारत की ट्रेड डील पर कोई असर पड़ सकता है, या क्या सच में ईयू अमेरिका के पाले में जाकर भारत पर दबाव बना सकता है? क्या भारत पर और टैरिफ लग सकता है? एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये टैरिफ ही बकासुर का प्रकाश है कि वो अपना जितना सारा प्रॉफिट है उसको समेटना चाहते हैं। कि देशों के बीच में ट्रेड, जब एक दूसरे देश से दूसरे देश ट्रेड करते हैं तो एक दूसरे से प्रॉफिट बांटते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। वो अमेरिका के इस एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर नहीं है। तो इसीलिए जब भी जहां भी दोनों देश या दोनों ग्रुप, दोनों गुट या एक गुट और एक देश जब भी अपना शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर वो हावी होने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसेस सही है। बड़ी खबर में जाते जाते एक फन फैक्ट, खरबपति बनने की राह पर अग्रसर इलॉन मस्क के मालिकाना हक वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पीटर नवारो को फैक्ट चेक कर रहा है। नवारो जो अभी ट्रंप के करीबी हैं और मस्क जो कभी ट्रंप के करीबी थे। फिर से वही कहावत, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हुआ ये कि नवारो लगातार भारत के खिलाफ टैरिफ लगाने की वकालत कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने कुछ और पोस्ट किए जिन पर चिपक गया कम्युनिटी नोट। लिखा था, भारत का रूस से तेल खरीदना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं है और अमेरिका खुद रूस की अपनी एनर्जी जरूरतें पूरा करने के लिए रूस से आयात कर रहा है। कम्युनिटी नोट चिपका तो नवारो गुस्सा आ गए, बोले ये तो रबिश है। मस्क का जवाब आया, अब जो है सो यही है। आप लोग स्क्रीनशॉट्स देखते रहिए। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट से आज इस प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश आया। कोर्ट ने कहा कि वोटर अपनी पहचान साबित कर सके, इसके लिए आधार कार्ड को भी स्वीकार किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया, आधार नागरिकता का सबूत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने साफ किया कि कोई भी अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहता। बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि जो भी अथॉरिटी वोटर रजिस्ट्रेशन में शामिल है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आधार कार्ड की वैधता को जांचे, जैसा कि पहले से बाकी आइडेंटिटी कार्ड को वेरीफाई करते रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं में से 99.6% मतदाताओं ने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, इसलिए आधार को शामिल करने की मांग का ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वहीं बिहार एसआईआर के खिलाफ जारी याचिकाओं पर अपना पक्ष रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 10 जुलाई को ही कोर्ट ने आयोग को आधार स्वीकार करने को कहा था, लेकिन अभी भी 65 लाख लोगों के लिए आधार स्वीकार नहीं किए जा रहे। ऊपर से जो अधिकारी 11 दस्तावेजों के अलावा डॉक्यूमेंट पहचान के लिए स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें आयोग ने कारण बताओ नोटिस भी भेजा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि वो नोटिस कोर्ट में पेश करे। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दूसरी सुर्खी, कर्नाटक के मंड्या जिले में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान 2 समुदायों में झड़प हुई, 8 लोग घायल हुए, 21 की गिरफ्तारी। पुलिस ने इलाके में 9 सितंबर तक धारा 144 लगाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर की शाम गणेश विसर्जन जुलूस जब राम रहीम नगर मस्जिद के सामने से गुजरा तो कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके। जवाब में दूसरी तरफ से भी पत्थर चले, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। मंड्या के एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने बताया कि 3 पुलिस सब इंस्पेक्टर मौके पर थे, जिन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया स्थिति को काबू में। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का बयान आया, बोले घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब सब कुछ नियंत्रण में है। Police have already arrested few people and everything is under control. The entire state, 1 or 2 small incidents also happened and one stabbing incident also had happened. So
we are controlling everything. Everything is under control. वहीं बीजेपी विधायक महेश तेंगिनाकाई ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। घटना घट चुका है, ये बहुत कंडेम करने का घटना घट चुका है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में 2 साल से कर्नाटक में आने के बाद अल्पसंख्यक लोगों का तुष्टीकरण नीति परमोच्च लेवल पर जा चुका है। इसके लिए हम कंडेम करते हैं। सिर्फ नॉट ओनली मधुर धारवाड़ में हो चुका है, हुबली में कल रात को एक स्टैबिंग भी हो चुका है। ऐसा बहुत जगह पे ऐसा घटना घट चुकी है। इसके लिए जो होम डिपार्टमेंट है पूरा फेलियर लगता है। अभी तो पूरा फेलियर हो चुका है, क्योंकि गृह मंत्री साहब को पूछ दे तो अच्छा आदमी है, लेकिन आदमी इतना अच्छा रहने का भी बहुत मुश्किल पड़ता है। इसके लिए होम मिनिस्ट्री इसके एज पॉसिबल एज अर्ली इसके ऊपर कार्रवाई कर देना चाहिए। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका जवाब 24 घंटे के भीतर मिल जाएगा। कल यानी 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उससे पहले दोनों तरफ से सांसदों को अपने अपने पाले में मनाने की कवायद चली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर भी आयोजित कर रहे हैं। इन सबके बीच 2 दलों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया है। पहली है तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की पार्टी। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी के राज्यसभा में 4 सांसद हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने बताया कि यह फैसला किसानों के समर्थन में लिया गया है। बोले, राज्य में किसानों की समस्याओं को दूर करने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों नाकाम रही है। सवाल किया था दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से और भाजपा से, कि आप क्यों यूरिया की जो क्राइसिस आज तेलंगाना में काफी ज्यादा है, जिसको लेकर 70 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे परेशान है, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे हो। हमने उनको मौका भी दिया था, अलर्ट भी किया था। हम जाके जेपी नड्डा जी से मिले और वहां कांग्रेस बीजेपी के जो गवर्नमेंट में लीडर हैं, अहम लीडर, उन सबसे मिले। रिक्वेस्ट हमने किया कि आप इस क्राइसिस को रिजॉल्व करिएगा। 70 लाख किसान बेचैन हैं, पर आज तक ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार दोनों भी कुछ कर पाए। इसीलिए हमने तय किया कि किसान के हित में आज हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर है उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लिया। दूसरा है ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बीजू जनता दल यानी बीजेडी की सांसद सस्मित पात्रा ने कहा, पार्टी ने एनडीए और इंडिया ब्लॉक से बराबर दूरी बनाए रखने के लिए फैसला लिया है। बीजू जनता दल has decided to abstain from the vice presidential elections tomorrow. The Biju Janata Dal remains equidistant from both NDA and India alliances. We are focused on the development and welfare of Odisha and 4.5 crore people of Odisha. अब गुणा गलत समझिए, उपराष्ट्रपति के लिए 391 वोट चाहिए। वोटिंग करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। एनडीए के पास 422 वोट दिख रहे हैं अभी की गिनती के मुताबिक, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 312। ये अभी की गिनती क्यों? क्योंकि इस चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। नंबर गेम में एनडीए आगे, लेकिन विपक्ष इसे वैचारिक लड़ाई बताकर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश में जुटा है। अगली सुर्खी मेहुल चौकसी से जुड़ी है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी चौकसी फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है। उसके भारत प्रत्यार्पण की सुनवाई सितंबर के दूसरे हफ्ते में होगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बेल्जियम सरकार को चिट्ठी लिखकर बताया कि चौकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर उसे किन परिस्थितियों में रखा जाएगा। मुंबई के आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में 24 घंटे निगरानी में पर्याप्त रोशनी, हवा और सामान रखने की जगह मिलेगी। इस्तेमाल के लिए गद्दा, तकिया, चादर और कंबल, हर दिन पीने का साफ पानी, मेडिकल सुविधाएं भी, 1 घंटे से ज़्यादा व्यायाम और मनोरंजन की परमिशन भी होगी। यानी कुल मिलाकर सरकार ने साफ किया, भारत लाने पर चौकसी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।